अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी उमरू, शेख चिली और चश्मे आहू। उमरू यार सरदार अमीर हमज़ा से मिलने के बाद वापस अपने घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। उमरू यार जब भी किसी मुहिम से वापस आता था तो वो मुहिम की कामयाबी के बारे में सरदार अमीर हमज़ा को ज़रूर बताता था। अचानक रास्ते में उमरू यार को एक बूढ़ा दिखाई दिया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। वो बूढ़ा एक भिखारी था और लोगों से भीख मांग मांग कर गुजारा करता था। उमरू यार के चौंकने की वजह इस बूढ़े भिखारी का लिबास था। बूढ़े भिखारी ने ना सिर्फ अच्छा लिबास पहना हुआ था बल्कि उसके पैरों में भी नए और अच्छे जूते थे। उसके सर पर भी नई पगड़ी थी। उमरू यार हैरान था कि बूढ़े भिखारी के पास इतना अच्छा लिबास और जूते कहाँ से आ गए। यही जानने के लिए उमरू यार बूढ़े भिखारी की तरफ बढ़ गया। सुनो, उमरू यार ने बूढ़े भिखारी के करीब पहुंचकर उसे आवाज़ दी तो उसने चौंक कर उमरू यार की तरफ देखा। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ये तुम्हारे पास नया लिबास और नए जूते कहाँ से आ गए हैं? तुम तो एक भिखारी हो, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? उमरू यार ने पूछा। हाँ, मुझे खजाना मिल गया है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बूढ़े भिखारी ने जवाब देते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे उमरू की बात नागवार गुजरी हो। खजाना? तुम्हें कहाँ से खजाना मिल गया? क्या तुमने उमरू यार का नाम सुना है? बूढ़े भिखारी ने कहा तो उमरू अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा। उमरू यार, हाँ मैंने नाम सुना हुआ है, मगर खजाने को उमरू से क्या ताल्लुक? उमरू ने कहा। मुझे खजाना उमरू की बीवी ने दिया है, अल्लाह उसे खुश रखे, बहुत नेक खातून है। उसने मुझे इतना खजाना दिया है कि मैं सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब भीख नहीं मांगूंगा बल्कि कोई अच्छा सा काम शुरू कर दूंगा जिससे मैं इज्जत की रोटी कमा कर अपने और अपने बच्चों का पेट भर सकूं। वैसे तुम भी मुझे ज़रूरतमंद दिखाई दे रहे हो। तुम भी उमरियार के घर चले जाओ, हो सकता है तुम्हें भी खजाना मिल जाए, क्योंकि उमरियार की बीवी ने सैकड़ों गरीब और नादार लोगों में खजाना तकसीम किया है। बूढ़े ने तफसील से बात करते हुए कहा तो उमरू की हैरत में इजाफा हो गया। उसे याद था कि उसका खजाना राख बनने के बाद दोबारा असली हालत में आया था, तो उसकी बीवी ने वो तमाम खजाना ले लिया था। इससे पहले कि उमरू यार उससे मजीद बात करता, बूढ़ा भिखारी एक तरफ बढ़ गया और उमरू यार होंठ भींचे उसे देखता रहा। फिर उसने अपना सर झटका और तेज तेज कदम उठाता अपने घर की तरफ बढ़ गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि चांद तारा उसका खजाना यूं गरीब लोगों में बांट देगी। चांद तारा, कहाँ हो तुम? घर में दाखिल होते ही उमरू यार ने चांद तारा को आवाज़ दी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसी लम्हे चांद तारा बाहर निकल आई और उमरू यार का सर उसके सर से टकरा गया तो उमरू के हलक से हल्की सी चीख निकल गई। उसने अपना दायां हाथ सर पर रख लिया। चांद तारा, देख कर चला करो, शुक्र है मेरा सर नहीं फटा, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। ख्वाजा, तुम भी देख कर चला करो, वैसे अगर तुम्हारा सर फटा नहीं तो मैं एक और टक्कर मारकर फाड़ देती हूँ, चांद तारा ने जवाब देते हुए कहा। तुम बताओ, तुमने मेरा सारा खजाना लोगों में क्यों बांट दिया? उमरू यार ने पूछा तो चांद तारा चौंक पड़ी। तुम्हारा खजाना? कौन सा खजाना? मेरे पास कौन सा खजाना था? चांद तारा ने हैरत भरे लहजे में कहा। वही खजाना जो राख बनने के बाद दोबारा असली हालत में आ गया था, उमरू ने जवाब देते हुए कहा। वो खजाना तुम्हारा नहीं था और मेरी मर्जी कि मैं उसे बांटूं या घर में रखूं। मैंने गरीब लोगों में खजाना बांट कर सवाब का काम किया है और तुम जानते हो कि मैं सवाब के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ, चांद तारा ने कहा तो उमरू ने होंठ भींच लिए। वो जानता था कि अगर उसने चांद तारा से बहस करने की कोशिश की तो वो उसकी दुर्गत बनाने से भी गुरेज नहीं करेगी, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। तुम ठीक कह रही हो, उमरू ने कहा। ख्वाजा, क्या खजाना बांटने का तुम्हें बुरा लगा है? चांद तारा ने पूछा तो उमरू गड़बड़ा गया। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ख्वाजा, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। सच सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई बुरा लगा? उमरू यार खसियानी हंसी हंस दिया। बेगम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? ये तो नेकी का काम है, और वैसे भी खजाना तुम्हारा था या मेरा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा तो चांद तारा चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाजा, अगर तुम्हारी ज़मीर में और ख़जाना है तो वो भी दे दो ताकि मैं मज़ीद गरीब लोगों में बांट दूँ। चांद तारा ने कहा तो उमरू गड़बड़ा गया। नहीं बेगम, अब मेरी ज़मीर में कुछ भी नहीं है, जितना खजाना था वो तुमने ले लिया। ख्वाजा, तुम दूसरों के साथ तैयारी कर सकती हो मगर मेरे साथ नहीं। लाओ अपनी ज़मील मुझे दो, मैं खुद इसमें देखूंगी। चांद तारा ने अपना दायां हाथ उमरू यार की ज़मील की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उमरू यार बौखलाकर पीछे हट गया। बेगम, तुम मेरी बात का यकीन करो, मेरी ज़मील में कोई ख़जाना नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, उमरू यार ने घिघियाए हुए लहजे में कहा। उसकी ज़मील में हीरों के चंद हार थे जो उसने मुहिमात सर करने के बाद इनाम के तौर पर हासिल किए थे। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है ख्वाजा, लाओ अपनी ज़मील शराफत से मेरे हवाले कर दो, वरना तुम मुझे जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी, चांद तारा ने इस बार तहक कमाना लहजे में कहा। तो उम्र यार झुंझला गया, लेकिन वह मुतमईन था कि अगर चांद तारा ने उससे ज़मील लेकर उलट दी तब भी उसकी ज़मील से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। बेगम, मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन करो, उम्र यार ने कहा। ठीक है, तुम ज़मील ना दो, मैं खुद ही ले लेती हूँ, चांद तारा ने कहा और उसने आगे बढ़कर उम्र यार से ज़मील झपटना चाहिए तो पीछे हटते हुए उम्र का पाँव चारपाई के पाए से टकरा गया। दूसरे लम्हे वो अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और पुश्त के बल फर्श पर गिर गया।
फर्श पर गिरने से उसके हलक से चीख निकल गई। उसी लम्हे चांद तारा ने उससे जंबील झपटी और इसे उल्टाकर झटकने लगी। उमरो यार उठ बैठा और मस्कीन सी सूरत बनाकर चांद तारा को देखने लगा, क्योंकि चांद तारा बार बार जंबील झटक रही थी, मगर जंबील से हीरों का एक हार तो कुजा, सोने का एक सिक्का भी ना निकला। अरे वाकई तुम्हारी जंबील खाली है, ये कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जंबील में कुछ ना कुछ खजाना जरूर मौजूद होता है, चांद तारा ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने जंबील खोलकर देखी, मगर उसे जंबील खाली दिखाई दी। उसने एक बार फिर इसे उल्टाकर जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार भी जंबील से कुछ ना निकला। तो चांद तारा के चेहरे पर मायूसी के तासरात उभर आए। बेगम, फजूल में अपना वक्त ज़ाया करियो, मेरी जंबील बिल्कुल खाली है, जितना भी खजाना था वो तुमने ले लिया था, उमरो यार ने कहा। हैरत है ख्वाजा, तुम्हारी जंबील में सोने का एक सिक्का भी नहीं है। मुझे अब भी यकीन नहीं है, इसमें ज़रूर तुम्हारी कोई चाल है, चांद तारा ने उमरो यार की तरफ देखते हुए कहा। तो उमरो यार गड़बड़ा गया। बेगम, इसमें मेरी क्या चाल हो सकती है? जंबील तुम्हारे पास है और तुमने खुद ही इसे देख लिया है। अब जंबील खाली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा तो था कि मेरी जंबील खाली है, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही थी, उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा। यकीन उस पर किया जाता है जो सच बोलता हो, तुम तो हमेशा से झूठ बोलते रहते हो। मुझे यकीन है कि तुमने कोई ऐसा चक्कर चलाया है कि मुझे जंबील खाली दिखाई दे रही है, चांद तारा ने जवाब देते हुए कहा। फिर उसने जंबील उमरो यार के हवाले कर दी। उमरो यार ने जंबील कांधे से लटकाई और एक तवील सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। ठीक है बेगम, तुम जो समझती हो समझती रहो, मैं भला क्या कह सकता हूँ, उमरो यार ने कंधे उचकाते हुए कहा और मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अब कहाँ जा रहे हो ख्वाजा? चांद तारा ने पूछा तो उमरू रुक कर पलटा। सरदार अमीर हमजा के पास जा रहा हूँ। अभी तो तुम सरदार अमीर हमजा से मिलकर आ रहे हो, फिर क्यों जा रहे हो? एक ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मिलने जा रहा हूँ। वापस कब आओगे? थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ, मैं नाश्ता तैयार करवाती हूँ, फिर इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे, चांद तारा ने कहा। तो उमरू ने इस बात में सारे लाया और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर से निकलकर उमरो यार दरबारी हमजा की तरफ जाने के बजाय करीबी बाग की तरफ बढ़ गया। दरअसल वो ये सुनकर बहुत दिल बर्दाश्त हुआ था कि चांद तारा ने उसका सारा खजाना गरीबों में तकसीम कर दिया। अब वो मुहाफिज बोने की मदद से कोई बड़ा खजाना हासिल करना चाहता था। करीबी बाग में पहुंचकर उमरो यार ने इधर उधर देखा, फिर वहां किसी को ना पाकर उसे तसल्ली हुई और उसने एक दरख्त के साय में बैठते ही जंबील के मुहाफिज बोने को जंबील से बाहर आने का हुक्म दिया। तो चंद लम्हों के बाद जंबील से मुहाफिज बोना निकला और हवा में तैरता हुआ उमरो यार के सामने आकर फिजा में मौलिक हो गया। क्या हुक्म है आका? मुहाफिज बोने ने उमरू को सलाम करने के बाद पूछा। मुहाफिज बोने, तुम जानते हो कि मेरी जंबील में खजाना बराए नाम रह गया, काश मुझे कहीं से बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। आका, अफसरदा ना हूँ। अफसरदा ना हूँ तो क्या करूँ? मेरा सारा खजाना चांद तारा बेगम ने ले लिया था, फिर उसने वो सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। तुम मुझे बताओ, क्या मुझे किसी से खजाना मिल सकता है? उमर यार ने पहले से भी ज़्यादा अफसरदा लहजे में कहा। तो मुहाफिज बोने ने आंखें बंद कर ली। उमर यार ने मुहाफिज बोने को आंखें बंद करते देखा तो चौंक पड़ा। वो समझ गया कि मुहाफिज बोना किसी खजाने के बारे में मालूम कर रहे। आका, क्या आप माजी में एक मुहिम सर करने चलेंगे? थोड़ी देर के बाद मुहाफिज बोने ने आंखें खोलकर सवालिया लहजे में कहा तो उमर यार चौंक पड़ा। माजी में क्या मतलब, मुझे तफसील बताओ, उमर यार ने उलझन भरे लहजे में कहा। आका, सैकड़ों साल पहले शुमाल की तरफ एक रियासत आबाद थी जिसका नाम रियासत सलजोक था। उस रियासत की राया की तादाद लगभग 20,000 थी। रियासत सलजोक का बादशाह अरहान बेहद रहम दिल, नेक और अपनी राया का ख्याल रखने वाला इंसान था। उसकी राया उससे बेहद खुश थी। शाह अरहान की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी महजबीन था। वैसे तो शहजादी महजबीन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी और हिरनी की आंखों जैसी थीं। रियासत के लोग उसे शहजादी चश्मे आहू भी कहकर पुकारते थे। शहजादी महजबीन की माँ उस वक्त फौत हो गई थी जब शहजादी महजबीन की उम्र सिर्फ 4 साल थी। शाह अरहान ने अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की। एक दिन एक जादूगर जिसका नाम जरंगा था रियासत सलजोक के करीब से गुजरा तो उसे उस वक्त भूख लगी हुई थी। उसने सोचा कि वो रियासत सलजोक की किसी सराय में खाना खा ले। जरंगा जादूगर अधेड़ उम्र और ठिगने कद का था। उसका सर गंजा था, अलबत्ता चेहरे पर दाढ़ी मूंछें थी। जरंगा जादूगर ने एक सराय में जाकर खाना खाया और फिर जब वो वापस जाने लगा तो उसकी नज़र शहजादी महजबीन पर पड़ी। शहजादी महजबीन अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजर रही थी। चूंकि उन दिनों किसी दुश्मन रियासत के हमलों का खतरा नहीं होता था, इसलिए शहजादी मुहाफिज सिपाहियों के बगैर रियासत में घूमती फिरती रहती थी। जरंगा जादूगर शहजादी महजबीन की तरफ देखता ही रह गया। उसे शहजादी महजबीन पसंद आ गई और उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। जरंगा जादूगर नहीं चाहता था कि वह शहजादी महजबीन को अगवा करके अपने जादू महल में ले जाए और उससे ज़बरदस्ती शादी कर ले। वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जादुई ताकतें ख़त्म हो जाएंगी और वह एक आम सा इंसान बन जाएगा। चुनाचे उसने शाह अरहान के पास पहुंचकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो शाह अरहान गुस्से में आ गए और उन्होंने मुहाफिजों को बुलाकर जरंगा जादूगर को धक्के देकर वहां से निकालने का हुक्म दिया।
तो ज़रंगा जादूगर को भी गुस्सा आ गया। जैसे ही मुहाफिज उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आए तो ज़रंगा जादूगर ने उन्हें जादू से साकित कर दिया। फिर ज़रंगा जादूगर ने शहज़ादी महाजबीन से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। तो शहज़ादी महाजबीन ने भी ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उसे वहां से जाने का कहा। तो ज़रंगा जादूगर को अपनी तौहीन महसूस हुई। उसने धमकी दी कि वो रियासत सल्जोक को साकित कर देगा और शहज़ादी महाजबीन की आंखें निकाल कर ले जाएगा। अलबत्ता अगर शहज़ादी महाजबीन उससे शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी तो रियासत असली हालत में आ जाएगी और शहज़ादी महाजबीन की आंखें भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन शहज़ादी तब भी उससे शादी के लिए ना मानी। तो ज़रंगा जादूगर ने जादू के जरिए पूरी रियासत को साकित कर दिया और शहज़ादी महाजबीन की आंखें निकाल कर ले गया। मुहाफिज बोने ने तफसील से बात करते हुए कहा। उमर यार दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। ज़रंगा जादूगर ने शहज़ादी महाजबीन की आंखें क्यों निकाली थी और उसने इन आंखों का क्या किया था। उमर यार ने मुहाफिज बोने के खामोश होते ही हैरत भरे लहजे में कहा, आका। ज़रंगा ने शहज़ादी महाजबीन की आंखें एक डिब्बिया में बंद करके डिबिया रियासत की एक कगार में रख दी। ज़रंगा जादूगर ने उन आंखों पर एक खास जादुई अमल भी कर दिया था ताकि अगर शहज़ादी महाजबीन उसे शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए तो ना सिर्फ शहज़ादी महाजबीन की आंखें उसे वापस मिल जाएं बल्कि पूरी रियासत की रियाया भी असली हालत में आ जाए। दूसरी सूरत यह भी थी कि अगर कोई गार से आंखें जो कि एक डिब्बिया में बंद है लेकर शहज़ादी महाजबीन के चेहरे पर आंखों की जगह लगा देता तो शहज़ादी महाजबीन ठीक हो जाती और रियासत की साकित रियाया भी असली हालत में आ जाती। मुहाफिज बोने ने एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा, तो क्या शहज़ादी महाजबीन ज़रंगा जादूगर से शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी। उमर यार ने पूछा। नहीं आका। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। क्या शहज़ादी महाजबीन की किसी मुल्क के शहज़ादे से मंगनी हो चुकी थी। उमर यार ने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ आका, शहज़ादी महाजबीन की मंगनी नापाल रियासत के शहज़ादे नईम से हुई थी। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा, तो क्या शहज़ादा नईम ने शहज़ादी महाजबीन की आंखें हासिल करने की कोशिश नहीं की। उमर यार ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। शहज़ादा नईम ने कोशिश तो की थी लेकिन वो मारा गया था। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमर यार हैरान रह गया। शहज़ादा नईम कैसे मारा गया था। क्या ज़रंगा जादूगर ने उसे हलाक किया था। उमर यार ने कहा, आका ज़रंगा जादूगर को मालूम हो गया था कि शहज़ादी महाजबीन की मंगनी शहज़ादा नईम के साथ हो चुकी है और जब शहज़ादा नईम को रियासत सल्जोक की रियाया के साकित होने और शहज़ादी महाजबीन की आंखें निकालने की इतला मिलेगी तो वह शहज़ादी महाजबीन की आंखें हासिल करने के लिए निकल पड़ेगा। इसलिए ज़रंगा जादूगर ने चश्मे आहू वाली गार तक पहुंचने के लिए 5 तलिस्मात कायम कर दिए। वह इंतहाई खौफनाक थे। शहज़ादा नईम उन तलिस्मात तक तो पहुंच गया लेकिन पहले ही तलिस्म में मारा गया था। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमर यार के चेहरे पर अफसोस के तासरात उभर आए। क्या शहज़ादा नईम ने किसी से तलिस्मात के बारे में मालूम नहीं किया था। उमर यार ने पूछा। यही तो शहज़ादा नईम की गलती थी कि उसने किसी से तलिस्मात के बारे में मालूम नहीं किया था। वो पहले तलिस्म में पहुँच मारा गया। मुहाफिज बोने ने कहा। क्या ज़रंगा जादूगर अभी तक जिंदा है और क्या तलिस्मात भी मौजूद हैं। उमर यार ने कहा। आका, ज़रंगा जादूगर तो अपनी तबई मौत मर गया था, अलबत्ता उसके कायम किए हुए तलिस्मात बदस्तूर मौजूद है। अभी भी अगर कोई उन तलिस्मात से गुजर कर चश्मे आहू हासिल करके शहज़ादी महाजबीन की आंखों में लगा दे तो ना सिर्फ शहज़ादी महाजबीन ठीक हो जाएगी बल्कि रियासत सल्जोक की साकित राय भी असली हालत में आ जाएगी। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम क्या चाहते हो। उमर यार ने पूछा। आका, मैं चाहता हूँ कि आप ये मुहिम सर करें। मुझे यकीन है कि जब रियासत सल्जोक का बादशाह शहज़ादी महाजबीन और रियाया असली हालत में आ जाएंगे तो वो ना सिर्फ आपको दुआएं देंगे बल्कि मुझे यकीन है कि शाही अरहान आपको बहुत बड़ा ख़जाना भी इनाम में देंगे। हो सकता है कि वो आपको इतना बड़ा ख़जाना दें कि आप पहले की तरह अमीर हो जाएं। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमर यार सोच में डूब गया। ठीक है मुहाफिज बोने, मैं इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तलिस्मात की दुनिया में कैसे दाखिल होऊंगा। उमर यार ने चंद लम्हों के बाद कहा तो मुहाफिज बोने के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां से पहला तलिस्म शुरू होता है। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। फिर देर किस बात की है, मुझे ले चलो। उमर यार ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। आका, एक बात और सुन लें। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमर ठिठक कर उसकी तरफ देखने लगा। कौन सी बात। उमर यार ने पूछा। आका, ज़रंगा जादूगर ने अपने तलिस्मात अनोखे बनाए हैं। मतलब है कि आपने मुख्तलिफ मुहिमों में तलिस्मात फना किए हैं लेकिन ज़रंगा जादूगर के बनाए हुए तलिस्मात आपने फना नहीं करने। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया तो उमर यार हैरान रह गया। तो फिर क्या करना है। उमर यार ने कहा। आपको ये तलिस्मात तय करने होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यह कि आपने तलिस्मात से बचना है और उन्हें फना किए बगैर आगे बढ़ना है। तलिस्मात में आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाएगी मगर आपने अपनी जहानत से आगे बढ़ते रहना है। तलिस्मात की हदूद मुकर्रर है। जैसे ही आप पहले तलिस्म की हद अबूर करेंगे तो आप दूसरे तलिस्म में पहुंच जाएंगे। मुहाफिज बोने ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो उमर यार की हैरत में एक बार फिर इजाफा हो गया लेकिन वो मुहाफिज बोने की बात समझ गया था। बड़े अनोखे तलिस्मात हैं। खैर, मैं देख लूँगा। ये बताओ क्या उन तलिस्मात में मेरी जंबील की चीज़ें मेरा साथ देंगी। उमर यार ने कहा। आका, तलिस्मात की सूरत हाल के मुताबिक
कुछ चीज़ें आपके काम आएंगी और कुछ नहीं, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उम्र यार ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, ले चलो मुझे वहाँ, उम्र यार ने कहा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ जब चौधरी नवाज की हवेली में काम करने चली गई तो शेख चिल्ली चारपाई पर बैठकर गहरी सोचों में गुम हो गया। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि उसे कहीं से कोई खजाना मिल जाए जिससे वो अमीर हो जाए और फिर उसकी किसी मुल्क की शहजादी से शादी हो जाए। गो शेख चिल्ली ने दर्जनों शहजादियों को जादूगरों की कैद से रिहाई दिलाई थी, लेकिन आज तक किसी शहजादी ने उससे शादी करने की हामी नहीं भरी थी। शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ शेख चिल्ली के काम ना करने की वजह से बेहद परेशान रहती थी। उसे समझाती रहती कि वह अहमकाना हरकतों से बाज आ जाए और कोई ढंग का काम करे। शेख चिल्ली को भी एहसास था कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए अब उसे खुद कोई काम करके घर का बोझ उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उसे कोई काम देने पर तैयार नहीं था। अगर उसे कहीं काम मिलता भी था तो ये अपनी अहमकाना हरकतों की वजह से कोई ना कोई गड़बड़ कर देता था, जिसकी वजह से उसकी खूब पिटाई होती थी। इस वक्त भी शेख चिल्ली यही सोचने में मगन था कि उसी लम्हे बैरूनी दरवाज़ा धड़धड़ाया जाने लगा। तो शेख चिल्ली ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आया और चौंक कर बैरूनी दरवाजे की जानिब देखने लगा। दूध वाला तो नहीं हो सकता, फिर सुबह सुबह कौन हो सकता है? शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? शेख चिल्ली ने ऊंची आवाज़ में पूछा। अरे कमबख्त शेख चिल्ली, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। बाहर से शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे शेख चिल्ली ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर उसकी बूढ़ी माँ मौजूद थी। हटो आगे से, शेख चिल्ली की माँ ने कहा तो शेख चिल्ली सामने से हट गया। उसकी बूढ़ी माँ लाठी टेकती हुई अंदर दाखिल होकर सेन की तरफ बढ़ती चली गई। शेख चिल्ली ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लगा। शेख चिल्ली और उसकी बूढ़ी माँ दोनों ही सेन में चारपाई पर जाकर बैठ गए। अम्मा, तुम तो चौधरी नवाज की हवेली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई हो? शेख चिल्ली ने पूछा। शेख चिल्ली, रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ, मुझे पानी पिलाओ, शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ ने जवाब देते हुए कहा। तो शेख चिल्ली उठकर घड़े की तरफ पड़ गया। उसने मिट्टी के गिलास में पानी भरा और माँ को दे दिया। शेख चिल्ली की बूढ़ी माँ ने पानी पीने के बाद गिलास वापस शेख चिल्ली को दिया तो उसने गिलास घड़े के साथ पड़िए की ईंट पर रख दिया। अम्मा, मैं हकीम साहब को बुला लाऊं? शेख चिल्ली ने पूछा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, शेख चिल्ली की माँ ने जवाब दिया। ठीक है अम्मा, तुम लेटो, मैं तुम्हारी टांगें दबाता हूँ, शेख चिल्ली ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर लेट गई और शेख चिल्ली माँ की टांगें दबाने लगा। शेख चिल्ली, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, कोई काम ढूंढो ताकि मेरे मरने से पहले पहले तुम बरसरे रोजगार हो जाओ, शेख चिल्ली की माँ ने उसे नसीहत करते हुए कहा। अल्लाह ना करे अम्मा तुम्हें कुछ हो, मरे तुम्हारे दुश्मन, शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा। देखो शेख चिल्ली, मरना सबने है, किसी ने पहले मरना है तो किसी ने बाद में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले पहले तुम किसी काम पर लग जाओ ताकि अपना बोझ तो उठा सको। ख्याली दुनिया से बाहर निकल आओ, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। शेख चिल्ली की माँ ने उसे एक बार फिर नसीहत करते हुए कहा। अच्छा अम्मा, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या काम करना चाहिए, शेख चिल्ली ने कहा तो उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बना लिया। बस सोचते ही रहना और सोचते सोचते तुम बूढ़े हो जाओगे, शेख चिल्ली की माँ ने कहा। फिर इससे पहले कि शेख चिल्ली कोई जवाब देता, अचानक बैरूनी दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली और उसकी माँ चौंक पड़े। मेरा ख्याल है दूध वाला आया है, शेख चिल्ली ने कहा और फिर चारपाई से उतरकर उसने चप्पल पहनी और देगची उठाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर वाकई दूध वाला था। दूध लेने के दौरान शेख चिल्ली गहरी सोचों में गर्क था। वो सोच रहा था कि उसे क्या काम करना चाहिए जिससे वह घर का खर्चा चला सके। अचानक उसकी नज़र दूध पर पड़ी तो उसके जहन में एक कौंदा सा लपका। ओह, ये ठीक रहेगा, शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा तो दूध वाला बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। शेख चिल्ली, तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं भाई, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, दरअसल मैं किसी काम के बारे में सोच रहा था तो मेरे जहन में एक ख्याल आ गया था, शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो तुम कोई काम करना चाहते हो? दूध वाले ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो शेख चिल्ली पर तंज कर रहा हो। हाँ भाई, क्या तुम्हारी नज़र में कोई है जो मुझे काम दे, शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। शेख चिल्ली, अगर तुम मेरे पास काम करो तो मैं तुम्हें माकूल मुआवजा दूंगा, दूध वाले ने कहा तो शेख चिल्ली की आंखों में चमक उभर आई। तुम मुझे क्या काम दे सकते हो, शेख चिल्ली ने पूछा। शेख चिल्ली, तुम्हें मेरे बाड़े पर काम करना होगा, सुबह शाम भैंसों को नहलाना, उन्हें चारा बनाकर देना होगा, यहाँ तक कि दोपहर को तुम्हें उन्हें चरने के लिए जंगल में ले जाना होगा, फिर शाम को तुम्हें छुट्टी मिल जाया करेगी, दूध वाले ने मुस्कुराते हुए कहा तो शेख चिल्ली ने मुंह बना लिया। ये भी कोई ढंग का काम है? नहीं, मुझे नहीं करना ये काम, शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छी तरह सोच लो शेख चिल्ली, मुझे कल बता देना, दूध वाले ने कहा और वहां से चला गया तो शेख चिल्ली मुंह बनाए अंदर चला गया। उसने देगची चूल्हे के पास रखी और अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ गया।
क्या बात है शेख चिल्ली, तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ है? शेख चिल्ली की माँ ने पूछा। अम्मा, दूध वाला कह रहा था कि मैं उसके पास काम कर लूँ। मुझे सुबह शाम भैंसों को नहलाना होगा, उनके लिए चारा बनाना होगा और दोपहर को उन्हें घास चराने के लिए जंगल में ले जाना होगा। तनख्वाह क्या देगा? शेख चिल्ली की माँ ने पूछा। तनख्वाह का तो मैंने उससे पूछा ही नहीं और ना ही उसने बताया, शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। तो शेख चिल्ली की माँ ने मुंह बना लिया। तुम अहमक के अहमक ही रहोगे, कम से कम तनख्वाह का ही पूछ लेते, शेख चिल्ली की माँ ने कहा। अम्मा, तुम नाराज ना हो, दूध वाला कल आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। देखो शेख चिल्ली, दूध वाला तनख्वाह जितनी भी दे, तुमने ये काम जरूर करना है, ना होने से कुछ होना बेहतर है, शेख चिल्ली की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अम्मा, मेरा दिल ये काम करने को नहीं चाह रहा, शेख चिल्ली ने कहा। तो उसकी माँ के चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए। क्यों? तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते? शेख चिल्ली की माँ ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। अम्मा, भला ये भी कोई काम है? भैंसों को नहलाना, चारा बनाना और उन्हें घास चराना, ये काम शेख चिल्ली के शायाना शान नहीं है। इससे बेहतर है कि मेरी अपनी भैंस हो और मैं उसका दूध धोकर बेचूं। हो सकता है इस तरह मैं अमीर भी हो जाऊं और फिर तुम मेरे लिए खूबसूरत सी दुल्हन तलाश कर लो, शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर शेख चिल्ली की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट ना उभरी। भैंसें कहाँ से लाओगे? शेख चिल्ली की माँ ने पूछा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, शेख चिल्ली ने परेशान लहजे में कहा। भैंसें खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए, मेरे पास भी पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हें दे देती, शेख चिल्ली की माँ ने कहा। मेरा खजाना होता तो मैं आसानी से एक भैंस खरीद लेता, बहरहाल मैं कुछ सोचता हूँ, शेख चिल्ली ने आप भरते हुए कहा। फिर सोच में गर्क हो गया। सोचते सोचते अचानक शेख चिल्ली की नज़र मग्गू पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। अम्मा, मेरे ख्याल में एक तजवीज़ आई है। थोड़ी देर सोचने के बाद शेख चिल्ली ने अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखते हुए कहा। वो क्या? शेख चिल्ली की माँ ने चौंक कर पूछा। अम्मा, अगर हम मग्गू को फ़रोख्त करके भैंस खरीद लें तो? शेख चिल्ली ने कहा। उसकी बात मुकम्मल न हुई थी कि शेख चिल्ली की माँ ने आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा तो शेख चिल्ली ने बौखलाकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। शेख चिल्ली, कपड़े धोने वाला डंडा उठाकर मुझे दो, शेख चिल्ली की माँ ने कहा। क्यों अम्मा? भैंस तो हमने अभी खरीदी नहीं और डंडा तुम अभी से मांग रही हो?" शेख चिल्ली ने खौफ भरे लहजे में कहा। "तुम्हारे सर पर मारने के लिए," शेख चिल्ली की माँ ने कहा। "मैंने क्या किया है अम्मा?" शेख चिल्ली ने बदस्तूर खौफ भरे लहजे में कहा। "कमबख्त, तुम्हारे मोटे दिमाग में मग्गू को फ़रोख्त करने का ख्याल आया तो आया कैसे? मग्गू बहुत अच्छा और समझदार गधा है और फिर हम इस पर सवार होकर तुम्हारे मामू के घर जाते हैं।" शेख चिल्ली की माँ ने उसे डांटते हुए कहा। "तो क्या हुआ? हम भैंस पर बैठकर मामू के घर जाया करेंगे," शेख चिल्ली ने खुश होते हुए कहा। "तुम अहमक ही रहोगे शेख चिल्ली, क्या कोई भैंस पर भी सवारी करता है?" शेख चिल्ली की माँ ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। "तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा मग्गू के बच्चे," शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। "फिर मैं क्या करूँ अम्मा? मैं कहाँ से भैंस ले आऊँ?" शेख चिल्ली ने कहा। "मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुमने आइंदा मग्गू को फ़रोख्त करने की बात की तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। चलो उठो, मैं आराम करना चाहती हूँ," शेख चिल्ली की माँ ने बदस्तूर शेख चिल्ली को डांटते हुए कहा। तो शेख चिल्ली वहां से उठकर दूसरी चारपाई पर बैठकर अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखने लगा, जिसने करवट बदलकर आंखें मूंद ली थी। शेख चिल्ली दिल ही दिल में मग्गू को कोसने लगा, जिसकी वजह से उसे माँ से डांट पड़ी थी। मुझे एक भैंस मिल जाए तो मैं अपना कारोबार शुरू कर सकता हूँ, फिर अम्मा को भी चौधरी नवाज की हवेली में काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अमीर हो जाऊंगा तो फिर मेरी किसी खूबसूरत शहजादी से शादी भी हो जाएगी, शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि वो भैंस कहाँ से ले आए। अचानक उसके दिमाग में अलादीन के चिराग के जिन का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। चिराग का जिन उसके लिए भैंस का बंदोबस्त कर सकता था। चुनाचे वो उठा और दबे कदमों चलता हुआ काठ कबाड़ वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मुड़कर अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखा और फिर दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। उसने लिबास में लिपटा हुआ चिराग निकालकर अपने लिबास की जेब में डाला और घर से बाहर निकलकर नहर की तरफ बढ़ गया। नहर के किनारे एक दरख्त के साए में बैठकर उसने अपने लिबास की जेब से चिराग निकाला और इसे हथेली से रगड़ने लगा। जैसे उसने चिराग को रगड़ा तो चिराग के सिरे से हल्का सा धुआं निकला और फिर धुआं ऊपर उठते हुए फैलता चला गया। ऊपर जाकर धुएं ने एक बड़े बादल का रूप धार लिया और फिर धुएं के छटते ही वहां एक खौफनाक और इंतहाई भयानक जिन नमूदार हो गया। उसका ऊपर वाला धड़ दिखाई दे रहा था लेकिन निचला धड़ गायब था। उसे देखकर शेख चिल्ली के चेहरे पर मायूसी के तासरात उभर आए, क्योंकि चिराग के जिन की जादुई ताकतें अभी तक उसे वापस नहीं मिली थीं। हु हा हा, क्या हुक्म है मेरे आका? चिराग के जिन ने कह के लगाते हुए शेख चिल्ली से पूछा। चिराग के जिन, मुझे एक भैंस चाहिए, शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। तो जिन के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। शेख चिल्ली, आका तुम्हें भैंस क्यों चाहिए? जिन ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने दूध बेचने का कारोबार करना है, क्योंकि अब मेरी बूढ़ी अम्मा काम नहीं कर सकती। आए रोज वह बीमार रहती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अम्मा को घर बिठाकर खिला सकूं, शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। शेख चिल्ली, आका मैं भैंस कहाँ से ले आऊँ? आपको भैंस खरीदनी पड़ेगी, जिन ने कहा। भैंस खरीदने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम या तो मुझे भैंस ला दो या फिर खजाने का बंदोबस्त करो।
शेख चिली ने कहा तो जिन सोच में पड़ गया। आका, मैं खजाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। चंद लम्हों बाद चिराग के जिन ने कहा तो शेख चिली का मुंह बन गया। तुमसे तो कोई काम नहीं हो सकता, तुम वापस चिराग में चले जाओ, तुम्हारी यही सजा है कि तुम चिराग में कैदी रहो। शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा। शेख चिल्ली, आका तुम नाराज क्यों हो रहे हो? चिराग के जिन ने कहा। नाराज ना हूं तो क्या तुम्हारी मनहूस शक्ल देखकर खुश हो जाऊं? तुम जानते हो कि मेरी अम्मा बूढ़ी हो चुकी हैं और अब उसे काम नहीं हो सकता। वो मुझे बार बार कहती है कि मैं कोई ढंग का काम करूं ताकि मेरी किसी मुल्क की खूबसूरत शहजादी से शादी हो जाए और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। अब बताओ, क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? शेख चिली ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। तो चिराग का जिन गड़बड़ा गया। शेख चिली, आका ये तो वाकई परेशानी वाली बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। तुम क्या करोगे? तुम थोड़ा सा खजाना भी मुझे लाकर नहीं दे सकते? शेख चिली ने मुंह बनाते हुए कहा और नहर में बहते हुए पानी की तरफ देखने लगा। चिराग के जिन ने उसे मजीद कोई बात नहीं की, अलबत्ता उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चंद लम्हों के बाद उसने आंखें खोल दी तो उसके चेहरे पर चमक उभरी हुई थी। शेख चिली, आका। चिराग के जिन ने उसे आवाज़ दी। अब क्या है? शेख चिली ने कहा। शेख चिली, आका मैंने तुम्हारे लिए एक रियासत की शहजादी तलाश कर ली है जिससे तुम शादी करके अमीर हो सकते हो। चिराग के जिन ने कहा तो शेख चिली बेख्तियार उछल पड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। कहाँ है वो शहजादी? किस मुल्क की शहजादी है? मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ? शेख चिली ने जल्दी जल्दी कहा तो चिराग का जिन उसे वही तफसील बताने लगा जो उमर यार के मुहाफिज बोने ने उसे बताई थी। सारी तफसील सुनने के बाद शेख चिली के चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए। चिराग के जिन, किसी और मुल्क की शहजादी को तलाश करो। मैं ऐसी शहजादी से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसकी आंखें ही नहीं है? शेख चिली ने कहा। शेख चिली, आका मैंने तुम्हें बताया तो है कि जब तुम तिलिस्मात सर करके गार से डिब्बिया में मौजूद आंखें निकाल कर शहजादी महाजबी को लगाओगे तो वह ठीक हो जाएगी। चिराग के जिन ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा तो शेख चिली चौंक पड़ा। अरे तुम सच कह रहे हो? शेख चिली ने कहा। हाँ शेख चिली, आका जब शहजादी महाजबी ठीक हो जाएगी तो रियासत सलजोक के साकित लोग भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो शाह अरहान तुम्हारी बहादुरी और जुर्रत से बेहद मुतासिर होंगे। जब वो तुमसे इनाम का पूछेंगे तो तुम शहजादी महाजबी का रिश्ता मांग लेना। इस तरह शाह अरहान शहजादी महाजबी की शादी तुमसे कर देंगे और साथ ही तुम्हें खजाना भी दे देंगे। फिर तुम अपने ही गांव पिपली वाला में एक शानदार महल बनवा लेना। चिराग के जिन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तो शेख चिली एक बार फिर सोच में डूब गया। ठीक है चिराग के जिन, मैं तैयार हूँ, मगर ये तो बता दो कि क्या तिलिस्मात में तुम मेरे साथ मौजूद होगे? जब मैं किसी मुश्किल में फंसूंगा तो क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे? शेख चिली ने हामी भरते हुए पूछा। हाँ शेख चिली, आका मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता दूं जो अभी अभी मेरे इल्म में आई है। चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। तो शेख चिली चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कौन सी बात? शेख चिली ने पूछा। शेख चिली, आका क्या तुमने दुनिया के सबसे बड़े अय्यार और मक्कार इंसान उमर यार का नाम सुना हुआ है? चिराग के जिन ने पूछा तो शेख चिली सोच में डूब गया। फिर जैसे उसे कुछ याद आया तो वो उछल पड़ा। हाँ, मुझे एक बार अम्मा ने बताया था कि उमर यार बसरा में रहता है। वो इंतहाई लालची इंसान है और उसकी जंबील हर वक्त खजाने से भरी रहती है। दुनिया के सारे जादूगर उससे डरते हैं। सुना है कि उमर यार की बीवी बेहद अच्छी और नेक दिल खातून है, वो गरीबों की मदद करती रहती है। मुझे उमर यार और उसकी बीवी से मिलने का बेहद शौक है। मगर तुमने उसके बारे में क्यों पूछा है? क्या वो हमारे गांव पिपली वाला में आ रहा है? शेख चिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। नहीं शेख चिल्ली, आका उमर यार गांव पिपली वाला में तो नहीं आ रहा। अलबत्ता वो शहजादी महाजबी की मदद करके खजाना हासिल करना चाहता है। चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा तो शेख चिल्ली के चेहरे पर मायूसी की तासरात उभर आए। अगर शाह अरहान ने सारा खजाना उमर यार को दे दिया तो मुझे तो फिर एक धेला भी नहीं मिलेगा। शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली, आका तुम मायूस क्यों हो रहे हो? अगर तुम उम्र यार से पहले तिलिस्मात सर करके चश्मे आहू वाली घाट तक पहुंचकर डिबिया हासिल कर लोगे तो शाह अरहान सारा खजाना तुम्हें दे देंगे और उम्र यार मुंह देखता रह जाएगा। चिराग के जिन ने एक बार फिर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। कैसा हो सकता है? शेख चिल्ली ने पूछा। हाँ शेख चिल्ली, आका उम्र यार अभी अपने मुल्क बसरा में मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पहुंचने से पहले ही पहले तिलिस्म में दाखिल हो जाओ और पांचों तिलिस्मात तुम सर कर लो। चिराग के जिन ने कहा। तो शेख चिल्ली ने इस बात में सर हिला दिया। मैं तो पहले तिलिस्म में चला जाऊंगा। अगर मेरे पीछे उमर यार भी वहां आ गया तो क्या वो पहले तिलिस्म में दाखिल होगा? शेख चिल्ली ने पूछा। शेख चिल्ली, आका अगर तुम पहले तिलिस्म में मौजूद होगे और उमर यार भी तिलिस्मात में दाखिल हुआ तो उमर यार पहले तिलिस्म में नहीं दूसरे तिलिस्म में पहुंच जाएगा। इस तरह तुम दोनों को दो दो तिलिस्मात सर करने होंगे। पांचवें तिलिस्म के दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा तुम्हें और दूसरा हिस्सा उमर यार को सर करना होगा। पांचवें तिलिस्म के दोनों हिस्से सर होते ही तुम दोनों इकट्ठे हो जाओगे। अगर तुम या उमर यार अकेला तिलिस्मात में जाएगा तो फिर अकेले को ही सारे तिलिस्मात सर करने होंगे। चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। तो शेख चिल्ली ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम उमर यार को तिलिस्मात में दाखिल होने से रोक सकते हो? शेख चिल्ली ने कहा तो चिराग का जिन गड़बड़ा गया। नहीं शेख चिल्ली, आका अगर मैंने उमर यार को काबू करने की कोशिश की तो वो मुझे हलाक कर देगा।
उमर यार के मुकाबले में आज तक जितने भी जादूगर दियो जिन्न और चुड़ैलें आई हैं वो सब उमर यार के हाथों अपनी गर्दनें तुड़वा बैठे हैं। मैं उमर यार के मुकाबले में नहीं आ सकता। शेख चिली आका, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? उमर यार शहजादी माहजबी से शादी करने की नीयत से रियासत सलजोक में नहीं जा रहा, उसे तो खजाना चाहिए। वो अपने हिस्से का खजाना लेकर चला जाएगा। चिराग के जिन ने खौफ भरे लहजे में कहा तो शेख चिल्ली ने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। ठीक है चिराग के जिन, फिर तो मुझे वहां पहुंचा दो, जो होगा देखा जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा तो चिराग के जिन ने इस बात में सर हिला दिया। शेख चिल्ली आका, खड़े होकर मेरा हाथ पकड़ लो। चिराग के जिन ने अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो शेख चिल्ली ने चिराग लिबास की जेब में रखा और खड़े होकर उसने चिराग के जिन का हाथ थाम लिया। अपनी आंखें बंद कर लो, चिराग के जिन ने कहा तो शेख चिल्ली ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे लम्हे शेख चिल्ली को एक झटका लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो और वह खुद को खला में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। उसने बौखलाते हुए आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। जैसे उसने आंखें खोली तो उसका हाथ चिराग के जिन के हाथ से निकल गया और वह धड़ाम से घास पर आ गिरा। उसकी हलक से चीख निकल गई और फिर वह जल्दी से उठकर चिराग के जिन को कोसने लगा। चिराग का जिन हवा में तैरता हुआ उसके पास पहुंचकर फिजा में मौलिक हो गया। शेख चिली आका, तुम ठीक तो हो? चिराग के जिन ने पूछा। कमबख्त जिन, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया था? अगर मेरी हड्डियां टूट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? शेख चिली ने गुस्सीले लहजे में कहा। शेख चिली आका, ये मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। तुमने अपनी आंखें क्यों खोली थी? जब तुमने आंखें खोली तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से निकल गया और तुम गिर गए। शुक्र करो कि तुम काफी बुलंदी से नहीं गिरे, वरना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बन जाता। उठो और मेरा हाथ दोबारा थाम लो। जब तक मैं ना कहूं तुम अपनी आंखें ना खोलना। दोबारा अपनी मर्जी से आंखें खोलने से तुम अंधे भी हो सकते हो, चिराग के जिन ने मुस्कुराते हुए कहा तो शेख चिल्ली घबरा गया। नहीं नहीं, मैंने अंधा नहीं होना। ठीक है, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं आंखें नहीं खोलूंगा। शेख चिल्ली ने जल्दी से कहा तो चिराग के जिन ने इस बात में सर हिला दिया। अब उठो ताकि हम चलें, चिराग के जिन ने कहा तो शेख चिल्ली उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगा। फिर उसने एक बार फिर चिराग के जिन का हाथ थाम कर आंखें बंद कर लीं तो उसे दोबारा झटका लगा और उसे अपने पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। उसने घबराकर दोबारा आंखें खोलना चाहिए, मगर उसी लम्हे उसे चिराग के जिन की आवाज़ सुनाई दी जो उसे आंखें ना खोलने का कह रहा था। फिर शेख चिल्ली ने जोर से आंखें मींच लीं, जैसे उसने इरादा कर लिया हो कि वो अपनी आंखें उस वक्त तक नहीं खोलेगा जब तक उसे चिराग का जिन नहीं कहेगा। मुहाफिज बोने ने उमर यार को आंखें खोलने का कहा तो उमर यार ने आंखें खोल दी और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। वो दोनों एक जंगल में मौजूद थे जहां दरख्त ऊपर से छतरियों की तरह आपस में मिले हुए थे। इर्द गिर्द घनिया और कद्दे आदम झाड़ियां भी मौजूद थीं। जंगल में हू का आलम था। ऐसे लगता था जैसे जंगल में कोई जानवर मौजूद ही ना हो। मुहाफिज बोने, अब मैं क्या करूं? उमर यार ने मुहाफिज बोने की तरफ देखते हुए पूछा। आका, आप इन झाड़ियों में घुस जाएं। 7 कदम चलने के बाद आप पहले तिलिस्म में दाखिल हो जाएंगे। मुहाफिज बोने ने दाएं तरफ मौजूद झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया तो उमर यार ने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर मुहाफिज बोना झाड़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। ठीक है, तुम वापस जंबील में चले जाओ। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें दोबारा बुला लूंगा, उमर यार ने सर हिलाते हुए कहा। तो मुहाफिज बोना हवा में तैरता हुआ जंबील में चला गया। उमर यार ने जंबील संभाली और दाएं तरफ झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के करीब पहुंचकर उमरू रुका नहीं, बल्कि झाड़ियों में घुसता चला गया। फिर जैसे उसने 7वां कदम घास पर रखा तो उसे एक झटका लगा। झटका लगने से उमर यार का तवाज़न बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो खुद को खला में गिरते हुए महसूस करने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया, इसीलिए उमर यार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमर यार ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों के बाद उसके पांव जमीन पर पड़े तो उमर यार ने बेख्तियार अपनी आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। ये एक सहरा था जहां ताहद्दे निगाह रेत ही रेत फैली हुई थी और इसका दूसरा किनारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि दूर दूर तक कोई दरख्त तक मौजूद नहीं था। रेत की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उमर यार को पसीना आने लगा और साथ ही उसे अपने पैर झुलसते हुए महसूस हुए। वह चंद लम्हे इर्द गिर्द देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गर्म लू के थपेड़े उमर यार का चेहरा झुलसा रहे थे, लेकिन उमर यार इन थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि काफी दूर आने के बावजूद जब कोई तिलिस्म जाहिर ना हुआ तो उस पर झिल्लाहट तारी हो गई। ये कैसा तिलिस्म है? अभी तक तिलिस्म के आसार भी दिखाई नहीं दिए। लगता है मुझे पैदल इस बियाबान सहरा को अबूर करना होगा, यही तिलिस्म होगा, उमर यार ने कहा। फिर उसने तस्दीक करने के लिए जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकालकर उसकी पेशानी पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया में जिंदगी की लहर दौड़ गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मौदबाना लहजे में पूछा। बोलने वाली गुड़िया, क्या तुम मुझे इस तिलिस्म के बारे में कुछ बता सकती हो? उमर यार ने कहा। आप इस तिलिस्म के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? बोलने वाली गुड़िया ने पूछा। यही कि यह तिलिस्म जाहिर कब होगा और मैं इसे कैसे सर कर सकता हूँ, उमर यार ने जवाब देते हुए कहा। आका, तिलिस्म तो जाहिर हो चुका है, आप सामने देखें।
बोलने वाली गुड़िया ने कहा तो उमरू ने बेख्तियार चौंक कर सामने देखा तो दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। काफी फासले पर सैकड़ों की तादाद में बिल्लियां मौजूद थीं। सब बिल्लियों की रंगत स्याह थी और कद्दो कामत में। वो आम बिल्लियों से खासी बड़ी और हैबतनाक दिखाई दे रही थी। वैसे खड़ी थी जैसे पत्थर की हों। क्या मुझे इन स्याह बिल्लियों का खात्मा करना होगा? उमर यार ने परेशान लहजे में पूछा। नहीं आका, अगर आपने इन स्याह बिल्लियों में से किसी एक बिल्ली का भी खात्मा कर दिया तो आप यहाँ से गायब होकर तिलिस्म से बाहर चले जाएंगे, और तिलिस्मात के असूल के मुताबिक आप दोबारा इन तिलिस्मात में कदम नहीं रख पाएंगे। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना होगा, क्यों तमहीद बांध रही हो? आका, यहाँ से थोड़ी दूर जमीन पर सुरख रंग की एक लकीर मौजूद है। आपने इन स्याह बिल्लियों से बचकर वो सुरख लकीर अबूर करनी है। एक बार फिर बता रही हूँ कि अगर आपने एक बिल्ली भी हलाक कर दी तो आप तिलिस्म से बाहर चले जाएंगे। अजीब तिलिस्म है। मैं इन स्याह बिल्लियों से कैसे बचकर सुरख लकीर तक पहुंचूंगा? ये स्याह बिल्लियां तो मुझे चीर फाड़ देंगी। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताओ मैं इन स्याह बिल्लियों से कैसे बचकर सुरख लकीर तक पहुंच सकता हूँ? उमर यार ने कहा। आका, ये सोचना आपका काम है, मुझे मजीद कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमर यार ने घूर कर उसे देखा। वो समझ गया था कि बोलने वाली गुड़िया से मजीद सवाल करना फजूल है, इसलिए उसने बोलने वाली गुड़िया की पेशानी पर अंगूठा रखकर दबाया तो उसकी आंखें बंद हो गईं और वो साकित हो गई। उमर यार ने उसे जंबील में रखा और स्याह बिल्लियों की तरफ देखने लगा, जो ललचाई हुई नजरों से उमर यार की तरफ देख रही थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अभी तक किसी भी बिल्ली ने उस पर हमला नहीं किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या तदबीर इख्तियार करे कि वो स्याह बिल्लियों से बचकर सुरख लकीर तक पहुंच जाए। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसकी ज़हन में कोई तरकीब ना आई तो उस पर झिल्लाहट तारी हो गई। उसे मुहाफिज बोने का ख्याल आया तो उसने सोचा हो सकता है मुहाफिज बोना उसे कोई मशवरा दे। चुनाचे उसने मुहाफिज बोने को आवाज़ दी तो वह जंबील से निकला और हवा में तैरता हुआ उसके सामने आकर फिजा में मौलिक हो गया। क्या हुक्म है आका? मुहाफिज बोने, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मुझे स्याह बिल्लियाँ कुछ ना कहें और मैं उनके दरमियान से गुजर जाऊँ। उमर यार ने कहा। आका, मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। आप अपनी जहानत का इस्तेमाल करें तो आपको हल मिल जाएगा। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमर यार ने होंठ खींच लिए। क्या तुम कोई इशारा भी नहीं दे सकते? उमर यार ने पूछा। नहीं आका, ये बहुत आसान सा तिलिस्म है, सिर्फ आपको जहानत से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तुम जाओ। उमर यार ने कहा तो मुहाफिज बोना हवा में तैरता हुआ वापस जंबील में चला गया। उमर यार आगे बढ़ते हुए कोई तरकीब सोचने ही लगा था कि अचानक वह बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि स्याह बिल्लियों के हलक से गुर्राहटें निकलने लगी थीं। उमर यार समझा कि स्याह बिल्लियां उस पर हमला करने के लिए पर तोल रही हैं, इसलिए उसके औसान खता हो गए और उसने गैर इरादी तौर पर उल्टे कदमों पीछे हटना शुरू कर दिया। दूसरी लम्हे उमर यार ने पलटकर दौड़ लगा दी और थोड़ी दूर आने के बाद दौड़ते दौड़ते उसने पलटकर देखा तो उसके कदम यकदम रुक गए। स्याह बिल्लियां अपनी जगह पर साकित हो गई थी और उन्होंने गुर्राना भी बंद कर दिया था। अरे ये क्या, स्याह बिल्लियों ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? उमर यार ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका, ये स्याह बिल्लियां आप पर उस वक्त हमला करेंगी जब आप इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। उसी लम्हे मुहाफिज बोने ने जंबील के कोने से सर निकालकर उमरू का जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि आखिर स्याह बिल्लियों ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? उमर यार ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने स्याह बिल्लियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उमर यार स्याह बिल्लियों के करीब पहुंचा तो उन्होंने ना सिर्फ जोर जोर से गुराना शुरू कर दिया, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता उमर यार की तरफ बढ़ने लगी। उमर यार बौखलाकर उल्टे कदमों काफ़ी पीछे हट गया तो स्याह बिल्लियां भी रुक गईं। अलबत्ता वो खूंखार नज़रों से उमर यार को घूर रही थी। अगर तुम सबको हलाक करना होता तो मैं एक लम्हे की भी देर न लगाता। शुक्र करो कि मैं तुम्हें हलाक नहीं कर सकता, उमर यार ने बुड़बड़ाते हुए कहा और फिर सोच में डूब गया। सोचते सोचते अचानक उमरू के जहन में एक ख्याल आया तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने जंबील खोलकर कहा, चल मेरी जंबील में। लेकिन दूसरे लम्हे उमर यार की हैरत से आंखें फटने लगी, क्योंकि अल्फाज कहने के बावजूद स्याह बिल्लियां उसकी जंबील में नहीं गई थी। उमर यार के जहन में यही ख्याल आया था कि अगर वो सारी बिल्लियों को जंबील में कैद करके आगे बढ़ जाए तो वो पहला तलीसा अबूर कर सकते हैं। लेकिन स्याह बिल्लियों के उसके जंबील में ना जाने से उसकी परेशानी में इजाफा हो गया था। ये तो मेरी जंबील में नहीं गई, ऐसा कैसे हो सकता है? उमर यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने एक बार फिर चल मेरी जंबील में कहा, लेकिन स्याह बिल्लियां इस बार भी उसकी जंबील में ना गईं। उमर यार की ज़िंदगी में आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ था कि उमर यार ने किसी चीज़ को अपनी जंबील में भेजने का कहा हो और वो ना गई हो। लेकिन आज अपनी जंबील में स्याह बिल्लियों के ना जाने से उमर यार समझ गया कि इस तलीसे में उसकी जंबील काम नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूँ? यही एक हल था और ये भी कामयाब नहीं हुआ, उमर यार ने उलझे हुए लहजे में कहा और फिर सोच में डूब गया। फिर अचानक उसे सुलेमानी चादर का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। अब देखता हूँ ये स्याह बिल्लियां मुझ पर कैसे हमला करती हैं, उमर यार ने मुसरत भरे लहजे में कहा और जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़ ली। फिर वो अकड़े हुए अंदाज में स्याह बिल्लियों की तरफ बढ़ गया। उमर यार का ख्याल था कि सुलेमानी चादर ओढ़ने की वजह से वो स्याह बिल्लियों की नज़रों से गायब हो चुका होगा।
मगर जैसे ही उमरियार ने चंद कदम का फासला तय किया तो स्याह बिल्लियां गुर्राती हुई उसकी तरफ लपकीं। स्याह बिल्लियों को अपनी तरफ लपकते देखकर उमरियार की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने पलटकर दौड़ लगा दी और उस जगह पहुंचकर रुक गया जहां चंद लम्हे पहले मौजूद था। उसने देखा कि स्याह बिल्लियां रुक गई थीं। उमरियार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सारे कसबल निकल गए थे। वो ये सोचकर हलकान हो रहा था कि सुलेमानी चादर ओढ़ने के बावजूद सिया बिल्लियों को वो कैसे दिखाई दे रहा था। सिया बिल्लियों के रुक जाने की वजह उमरियार की समझ में आ गई कि वो एक मखसूस जगह से आगे नहीं बढ़ सकती थी। आका, नई जिंदगी मुबारक हो। उसी लम्हे उमरियार को मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उमरियार ने बेख्तियार चौंक कर उसकी तरफ देखा जो जंबील से सर निकाले हुए था। क्या मतलब? उमरियार ने पूछा। आका, अगर आप सिया बिल्लियों की गिरफ्त में आ जाते तो उन्होंने आपकी तिक्का बोटी करके खूब दावत उड़ानी थी। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बर वक्त भागकर उनकी गिरफ्त में आने से बच गए हैं। इसलिए मैं आपको नई जिंदगी की मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उमरियार ने खौफ भरी नजरों से स्याह बिल्लियों की तरफ देखा जो बदस्तूर उसे ही घूर रही थी। मुहाफिज बोने, तुम ही बताओ, मैं इन्हें फना किए बगैर कैसे आगे बढ़ूं? उमरियार ने कहा। आका, अगर मुझे बताने की इजाजत होती तो मैं आपको बता देता, लेकिन यह बता देता हूं कि तलीसम का वक्त खत्म होने वाला है। अगर आपने मुकर्रर वक्त तक तलीसम को सर ना किया तो ये तलीसम आपको बाहर फेंक देगा और तलीसम के असूल के मुताबिक आप दोबारा तलीसम में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरियार ने होंठ खींच लिए। इतना कहकर मुहाफिज बोना वापस जमील में चला गया। स्याह बिल्लियों, बताओ मैं तुम्हारे दरमियान से कैसे गुजर कर तलीसम सर करूं? उमरियार ने चीख कर स्याह बिल्लियों की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन स्याह बिल्लियां ऐसे खड़ी थीं जैसे वह पत्थर की बुत बन चुकी हों। उमरियार चंद लम्हे उनकी तरफ गुस्सीली नजरों से देखता रहा। फिर उसने सुलेमानी चादर उतार कर जंबील में रख दी और एक बार फिर कोई तरकीब सोचने लगा। उमरियार को महसूस हुआ था कि तिलिस्म में हल्का हल्का अंधेरा फैलता जा रहा था और ये तिलिस्म के वक्त के ख़त्म होने की निशानी थी। अगर अंधेरा गहरा हो गया तो तिलिस्म का वक्त ख़त्म हो जाएगा। उमरियार को मुहाफिज बोने की बात याद थी कि अगर वो तिलिस्म के वक्त तक तिलिस्म सर ना कर सका तो ये तिलिस्म उसे उठाकर बाहर फेंक देगा और फिर वो दोबारा इस तिलिस्म में दाखिल नहीं हो सकेगा। मुझे मुहाफिज बोने की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं माजी की किसी रियासत में जाऊं? बेहतर है मुझे वापस चले जाना चाहिए। मैं किसी जादूगर से ही खजाना हासिल कर लूंगा। उमरियार ने बुड़बड़ाते हुए कहा। आका, क्या आप तिलिस्म छोड़कर वापस जाना चाहते हैं? अचानक उसे मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उमरियार ने चौंक कर जमील की तरफ देखा। उसके कोने में मुहाफिज बोना मौजूद था। हाँ मुहाफिज बोने, मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है, उमरियार ने जवाब देते हुए कहा। आका, जरा सोचे, जब दुनिया के जादूगरों को मालूम होगा कि आप तिलिस्मात से डरकर वापस आ गए तो क्या वो आपको बुज़दिल नहीं कहेंगे? आप तो काफ़ी ज़हीन हैं। आपने बड़े पेचीदा और मुश्किल तिलिस्मात फना किए हैं। अगर आप जहन पर थोड़ा सा जोर देते तो आपको याद आ जाता कि आपकी जमील में सुरख मिट्टी भी मौजूद है। आप उससे भी काम लेकर तिलिस्म सर कर सकती हैं। मुहाफिज बोने ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तो उम्र बेख्तियार उछल पड़ा। उसे वाकई सुरख मिट्टी का ख्याल ही नहीं आया था। मुहाफिज बोने ये कहकर वापस जंबील में चला गया। अरे वाह मुहाफिज बोने, अगर तुम पहले ये बता देते तो मैं अब तक ये तिलिस्म सर कर चुका होता। उमर ने खुशी से कुलकारियां मारते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसने जमीन से एक पुड़िया निकाल ली। इस पुड़िया में सुरख रंग की मिट्टी थी। ये मिट्टी से भरी पुड़िया उमर को एक नेक दिल बुजुर्ग ने दी थी और इसकी खासियत ये बताई थी कि अगर सुरख मिट्टी किसी इंसान या जानवर पर फेंकी जाए तो वह इसकी खुशबू से थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। अब देखता हूँ स्याह बिल्लियों, तुम मुझे कैसे देख सकती हो? उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पुड़िया खोलकर एक चुटकी सुरख मिट्टी भरी और पुड़िया जंबील में रखकर स्याह बिल्लियों की तरफ बढ़ गया। जैसे वो उनके करीब पहुंचा स्याह बिल्लियों ने गुर्राना शुरू कर दिया, लेकिन फिर इससे पहले कि स्याह बिल्लियां उमरियार पर हमला करती, उमरियार ने चुटकी में मौजूद सुरख मिट्टी उनकी तरफ उछाल दी। मिट्टी ने एक बादल का रूप धार लिया। सब स्याह बिल्लियों को अपनी लपेट में ले लिया। उमरियार को स्याह बिल्लियों के सरों पर सुरख रंग की चादर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। अब स्याह बिल्लियों में खलबली मच गई और वह एक दूसरे से टकराने लगी। चंद लम्हों के बाद सारी स्याह बिल्लियां रेत पर बैठकर अगले पंजों से आंखें मलने लगी। उमरियार समझ गया कि सारी स्याह बिल्लियां अंधी हो चुकी हैं, इसलिए कुछ दिखाई ना देने पर आंखें मल रही हैं। उमरियार के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। फिर वो गर्दन अखड़ाए आगे बढ़ने लगा। गो स्याह बिल्लियां अंधी हो चुकी थीं, मगर उनकी हैबत उमरियार के दिल में बैठ चुकी थी, इसलिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन यह देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि बिल्लियों ने उस पर हमला न किया था। चुनाचे उमरियार उनके दरमियान से निकलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही उमरियार स्याह बिल्लियों से दूर हुआ तो उसने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी ही दूर उसे सुरख रंग की एक लकीर दिखाई दी तो उमरियार का चेहरा खुशी से दमक उठा। अभी वो रास्ते में ही था कि अचानक उसे स्याह बिल्लियों की गुर्राहटें सुनाई दी। उमरियार ने दौड़ते दौड़ते पलट कर देखा तो उसका दिमाग भग से उड़ गया। स्याह बिल्लियां बिजली की सी तेजी से दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही थी। ओह, लगता है स्याह बिल्लियों पर से सुरख मिट्टी का असर खत्म हो गया।
उमरू यार ने परेशान लहजे में कहा। स्याह बिल्लियां लम्हा बलम्हा उसके करीब आती जा रही थीं। ये देखकर उमरू यार ने सुरख लकीर की तरफ दौड़ लगा दी। उमरू यार इतनी तेजी से दौड़ रहा था जैसे उसके पैरों में बिजली भर दी गई हो। वो जैसे ही सुरख लकीर के करीब पहुंचा तो चंद बिल्लियों ने उस पर छलांगे लगा दी, लेकिन इससे पहले कि स्याह बिल्लियां उस पर झपट दी, उमरू यार सुरख लकीर अबूर कर गया। जैसे उसने सुरख लकीर अबूर की तो वह धड़ाम से रेत पर जा गिरा। उसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ और वहां अंधेरा छा गया। आह! उमरू यार ने पहला तिलिस्म सर कर लिया। इस तिलिस्म को सर करने का यही तरीका था कि स्याह बिल्लियों से बचकर सुरख लकीर अबूर की जाए। उसी लम्हे उमरू यार को एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। शेख चिल्ली के पांव जमीन से लग गए थे, लेकिन शेख चिल्ली ने आंखें न खोली। वो इंतजार कर रहा था कि चिराग का जिन उसे आंखें खोलने के लिए कहे, लेकिन कई लम्हे गुजर गए मगर चिराग के जिन की आवाज़ उसे सुनाई ना दी तो वह परेशान हो गया। चिराग के जिन, क्या मैं अपनी आंखें खोल दूं? शेख चिल्ली ने चिराग के जिन से मुखातिब होकर कहा, लेकिन चिराग के जिन ने उसे कोई जवाब ना दिया तो शेख चिल्ली की परेशानी में इजाफा हो गया। चिराग के जिन, तुम कहाँ चले गए हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? शेख चिल्ली ने इस बार ऊंची आवाज़ में जिन को पुकारते हुए कहा, लेकिन इस बार भी उसे चिराग के जिन ने कोई जवाब ना दिया। शेख चिल्ली को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोलना चाहिए, लेकिन फिर उसने इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उसे चिराग के जिन की बात याद आ गई थी। उसने कहा था कि अगर उसने अपनी मर्जी से आंखें खोली तो वो अंधा भी हो सकता है। चिराग के जिन, तुम कहाँ हो? मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ, शेख चिल्ली ने एक बार फिर कहा। हाँ शेख चिल्ली आका, तुम अपनी आंखें खोल दो। उसी लम्हे चिराग के जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली ने जल्दी से आंखें खोल दी और चिराग के जिन को अपने सामने पाकर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। चिराग के जिन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? शेख चिल्ली ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं उमरू यार को देखने गया था शेख चिल्ली आका, चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। तो शेख चिल्ली बेख्तियार उछल पड़ा। उमरू यार को? क्या उमरू यार यहाँ पहुँच गए? शेख चिल्ली ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ शेख चिल्ली आका, जब मैं तुम्हें लेकर यहाँ पहुंचा तो मुझे उमरू यार दिखाई दिया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर उमरू यार को देखने चला गया कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो गई, चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। फिर उमरू यार कहाँ गया है? शेख चिल्ली ने मासूमियत से पूछा। शेख चिल्ली आका, उमरू यार जरंगा जादूगर के पहले तिलिस्म में चला गया है, चिराग के जिन ने जवाब दिया तो शेख चिल्ली उछल पड़ा। उमरू यार पहले तिलिस्म में चला गया? अब मैं पहले तिलिस्म में कैसे जाऊंगा? शेख चिल्ली ने परेशान लहजे में पूछा। तो चिराग का जिन मुस्कुरा दिया। शेख चिल्ली आका, तुम्हें भूलने की बहुत बुरी आदत है, चिराग के जिन ने कहा और फिर उसे दोबारा तिलिस्मात के बारे में तफसील बताने लगा जो उसने गांव से रवाना होने से पहले बताई थी। तफसील सुनने के बाद शेख चिल्ली खिसियाने अंदाज में हंस पड़ा। मैं वाकई भूल गया था, मुझे खजाना मिल जाए तो मैं बादामों की बोरी खरीद कर रोजाना 7 बादाम खाया करूंगा ताकि मेरी याददाश्त तेज हो जाए, शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली आका, मुझे भी बादाम जरूर खिलाना, मेरा भी दिमाग कमजोर होता जा रहा है, चिराग के जिन ने कहा तो शेख चिल्ली घूर कर उसे देखने लगा। तुम्हारा दिमाग कैसे कमजोर हो गया? तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, अब तुम बातें ही करते रहोगे या मुझे तिलिस्मात की दुनिया में दाखिल होने वाली जगह पर ले जाओगे? शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा तो चिराग का जिन मुस्कुरा दिया। मेरे पीछे पीछे चलते आओ शेख चिल्ली आका, चिराग के जिन ने कहा और मुड़कर हवा में तैरता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। तो शेख चिल्ली उसके पीछे चल दिया। वह दोनों एक जंगल में मौजूद थे जहां दरख्तों और कद्दे आदम झाड़ियों की बहुतात थी। शेख चिल्ली नहीं जानता था कि वो कहाँ मौजूद है और ना ही उसने चिराग के जिन से पूछा था। चिराग का जिन उसे लेकर घनी झाड़ियों के पास पहुंच गया। शेख चिल्ली आका, इन झाड़ी में तुम 7 कदम चलोगे तो तुम जरंगा जादूगर के दूसरे तिलिस्म में पहुंच जाओगे, चिराग के जिन ने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो शेख चिल्ली ने इस बात में सर हिलाते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। झाड़ियों के करीब पहुंचकर उसने मुड़कर देखा तो चिराग का जिन वहीं खड़ा था। शेख चिल्ली के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। अरे तुम वहां क्यों खड़े हो, आओ ना मेरे साथ, शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली आका, मैं तिलिस्मात में नहीं जा सकता। शेख चिल्ली उछल पड़ा। क्या कह रहे हो चिराग के जिन, तुमने तो कहा था कि तुम तिलिस्मात में मेरी मदद करोगे, अब तो मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे, शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली आका, तुम मुझे चिराग में भेजोगे तो मैं तुम्हारे साथ जा सकूंगा, चिराग के जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शेख चिल्ली के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। तो यूं कहो ना अहमक, मैं तो परेशानी हो गया था, शेख चिल्ली ने तवील सांस लेते हुए कहा। फिर उसने अपने लिबास की जेब से अलादीन का चिराग निकालकर चिराग के जिन को उसमें जाने का कहा तो जिन के गिर्द धुआं सा फैल गया और फिर देखते ही देखते धुआं चिराग में चला गया। शेख चिल्ली ने चिराग अपने लिबास की जेब में रखा और झाड़ियों में घुस गया। जैसे ही उसने 7वां कदम झाड़ियों पर रखा तो उसे एक झटका लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो और वो गहराई में गिर रहा हो। उसके हलक से चीखें निकलने लगीं और वह खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह एक झटके से ज़मीन पर गिरा तो उसके हलक से चीख निकल गई। दूसरी लम्हे शेख चिल्ली तेजी से उठ बैठा। अब रोशनी हो चुकी थी, इसलिए वो आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। वो एक मैदानी इलाके में मौजूद था जहाँ चारों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ फैले हुए थे।
फिर उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो चौंक पड़ा। सामने रास्ता एक पहाड़ की बुलंदी पर ख़त्म हो रहा था। शेख चिल्ली सोचने लगा कि ये कैसा तिलिस्म है और इसे कैसे सर करना होगा। चंद लम्हे सोचने के बाद वो उठा और चढ़ाई चढ़ने लगा। ऊंचाई पर चढ़कर जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो वह बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरी तरफ उसे एक गहरी खाई दिखाई दी और खाई की दूसरी तरफ भी पहाड़ मौजूद था। खाई में झांकते हुए शेख चिल्ली को चक्कर सा आ गया और वह लहराकर खाई में गिरने ही लगा था कि उसने खुद को संभाल लिया और पहाड़ पर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद वो खड़ा हो गया और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरकर वो दाएं तरफ बढ़ा तो उस तरफ भी खाई थी, इसलिए शेख चिल्ली रुक गया। ये कैसा तिलिस्म है, मुझे चिराग के जिन से मालूम करना चाहिए, शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने अपने लिबास की जेब से अलादीन का चिराग निकाला और उसे हथेली से रगड़ने लगा। चंद लम्हों तक चिराग को रगड़ने के बावजूद जिन नमूदार ना हुआ तो शेख चिल्ली परेशान हो गया। अरे, चिराग से जिन बाहर क्यों नहीं निकला? शायद मैंने चिराग को ठीक तरह से रगड़ा नहीं, मैं इसे दोबारा रगड़ता हूँ, शेख चिल्ली ने परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। उसने दोबारा चिराग को हथेली पर रगड़ना शुरू कर दिया, मगर इस बार भी जिन नमूदार ना हुआ तो शेख चिल्ली उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर चिराग को देखने लगा। ये जिन बाहर क्यों नहीं आ रहा? कहीं जिन जंगल में तो नहीं रह गया? शेख चिल्ली ने परेशान लहजे में कहा। शेख चिल्ली आका, मैं चिराग में मौजूद हूँ। उसी लम्हे शेख चिल्ली को जिन की आवाज़ सुनाई दी। चिराग के जिन, तुम चिराग में छुपे क्या कर रहे हो? जब मैंने चिराग को रगड़ा था तो तुम्हें चिराग से बाहर आना चाहिए था, तुम बाहर क्यों नहीं आए? शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली आका, मैं चिराग से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? तुम चिराग से बाहर क्यों नहीं आ सकते? शेख चिल्ली आका, मुझे किसी भी तिलिस्म में चिराग से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं चिराग के बाहर आया तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। ठीक है, तुम चिराग से बाहर ना हो, मगर ये तो बता दो कि मैं ये तिलिस्म कैसे सर करूं? शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली आका, तुम्हें ऊंचाई की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है? चिराग के जिन ने पूछा तो शेख चिल्ली ने बेख्तियार ऊंचाई की तरफ देखा, जिधर शेख चिल्ली को दूसरी तरफ गहरी खाई दिखाई दी थी। हाँ, मैं वहां से ही आया हूँ। तुम्हें वो खाई अबूर करके दूसरी तरफ पहाड़ पर पहुंच रहे हैं, चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। शेख चिल्ली बेख्तियार उछल पड़ा। मैं वो खाई कैसे अबूर कर सकता हूँ? दूसरा पहाड़ भी काफ़ी दूर है। अगर मैंने छलांग लगाकर खाई को अबूर करने की कोशिश की तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। शेख चिल्ली आका, ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुमने खाई कैसे अबूर करनी है। अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो, शेख चिल्ली ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं शेख चिल्ली आका, मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। अब तुम आगे बढ़ो और मुहिम सर करने की कोशिश करो, क्योंकि तिलिस्म का वक्त शुरू हो चुका है और अगर तुमने मुकर्रर वक्त से पहले तिलिस्म सर ना किया तो ये तिलिस्म तुम्हें बाहर फेंक देगा और तुम दोबारा इस तिलिस्म में नहीं आ सकोगे। चिराग के जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली ने होंठ भींच लिए। लेकिन चिराग के जिन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खाई कैसे अबूर करूं, शेख चिल्ली ने कहा। शेख चिल्ली आका, तुम पहाड़ पर पहुंचो, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। देखो चिराग के जिन, अगर मुझे कोई रास्ता ना मिला तो मैं तुम्हें चिराग समेत नदी में फेंक दूंगा, तुम चिराग समेत नदी में डूब जाओगे। शेख चिल्ली आका, तिलिस्म का वक्त शुरू हो चुका है और तुम बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो। जल्दी से तिलिस्म को सर करके चौथे तिलिस्म में पहुंचो। चिराग के जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली ने चिराग अपने लिबास की जेब में रखा और वापस ऊंचाई की तरफ बढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर शेख चिल्ली एक बार फिर खाई का जायजा लेने लगा। जायजा लेने के बाद भी उसे खाई पार करने की कोई सूरत दिखाई नहीं दी तो उसके चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए। वो मायूस होकर पहाड़ पर बैठ गया। मेरी किस्मत में किसी मुल्क की शहजादी से शादी करना लिखा ही नहीं है। कोई तो बताए आखिर मैं इस खाई को कैसे अबूर करूं? दूसरा पहाड़ तो काफ़ी दूर है। मैं अगर छलांग भी लगाऊं तो मैं दूसरे पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता। मेरा ख्याल है मुझे वापस ही चले जाना चाहिए, शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वह तिलिस्म का वक्त ख़त्म होने का इंतजार करने लगा। उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उसे फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने बेख्तियार चौंकते हुए सर उठाकर देखा तो स्याह रंग का एक उकाब उड़ता हुआ उसके सर के ऊपर से गुजरकर दूसरे पहाड़ की तरफ बढ़ता चला गया। स्याह उकाब आम उकाबों से कदरे बड़ा था। शेख चिल्ली के जहन में कौंधा सा लपका तो वो उठ खड़ा हुआ। अरे स्याह उकाब, मुझे भी अपने साथ लेते जाओ, शेख चिल्ली ने ऊंची आवाज़ में कहा। लेकिन स्याह उकाब दूसरे पहाड़ के पीछे पहुंचकर गायब हो गया। शेख चिल्ली ने मुंह बनाया और दोबारा पहाड़ पर बैठने ही लगा था कि उसे एक और उकाब दिखाई दिया। इस उकाब की रंगत सुर्ख थी और वो भी कदरे बड़ा था। वो भी इसी तरफ आ रहा था जिधर शेख चिल्ली मौजूद था। शेख चिल्ली ने सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए। रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ लेते जाओ, मैंने दूसरे पहाड़ पर पहुंचना है, शेख चिल्ली ने चीखकर सुरख उकाब से मुखातिब होकर कहा। लेकिन सुरख उकाब उसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ दूसरे पहाड़ के पीछे गायब हो गया। अरे ये तो बहरे उकाब हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, शेख चिल्ली ने कहा और फिर उसी तरफ देखने लगा जिधर से उकाब आए थे। दूसरी लम्हे शेख चिल्ली को जर्द रंग का एक और उकाब इस तरफ आता दिखाई दिया तो शेख चिल्ली के दिमाग में एक ख्याल आ गया। अब मैं देखता हूँ तो मुझे दूसरे पहाड़ पर कैसे नहीं ले जाते। शेख चिल्ली जर्द उकाब के करीब आने का इंतजार करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए हुए थे जैसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी कर रहा हो। फिर जैसे ही जर्द उकाब उसके करीब पहुंचकर गुजरने लगा तो शेख चिल्ली ने तेजी से उछलकर उसकी टांगें पकड़ने की कोशिश की।
इसी कोशिश में शेख चिल्ली गिरते गिरते बचा, लेकिन वह जरदुकाब की टांगे पकड़ने में बिल आखिर कामयाब हो गया। जरदुकाब उसे लिए दूसरे पहाड़ पर पहुंचा तो शेख चिल्ली ने उसकी टांगे छोड़ दी। दूसरे लम्हे शेख चिल्ली धमाके से पहाड़ पर गिरा और ढलवान की तरफ लुढ़कता चला गया। उसके हलक से चीखें निकल रही थीं और वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ढलवान खासी गहरी थी, इसलिए बावजूद कोशिश के शेख चिल्ली खुद को संभाल ना सका और फिर एक धमाके से ज़मीन पर जा गिरा। ज़मीन पर गिरने से उसका सर किसी पत्थर से टकराया तो उसका दिमाग झुंझुना उठा और वह लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसने गर्दन मोड़कर पहाड़ की तरफ देखा जिधर से वह लुढ़कता हुआ गिरा था। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। अरे, आज तो मरते मरते बचाऊं। शेख चिली आका, तिलिस्म का वक्त खत्म होने वाला है। उठो और 100 तक गिनती गिनते हुए सामने वाली गार में घुस जाओ। उसी लम्हे शेख चिली को अपने लिबास की जेब में मौजूद चिराग की जिन की आवाज़ सुनाई दी तो वह जल्दी से उठ बैठा और सामने देखने लगा, जहां बुलंदी पर एक गार दिखाई दे रहा था। वहां अब हल्का हल्का अंधेरा फैलता जा रहा था। मैं गार में क्यों जाऊं? शेख चिल्ली ने पूछा। गार में दाखिल होते ही तुम ये तिलिस्म सर करके चौथे तिलिस्म में पहुंच जाओगे। चिराग की जिन की आवाज़ सुनाई दी तो शेख चिल्ली उछल पड़ा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ये तिलिस्म सर हो जाएगा? शेख चिल्ली ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ शेख चिल्ली आका, देर मत करो। अगर देर कर दी तो यह तिलिस्म तुम्हें बाहर फेंक देगा। और हाँ, 100 तक पूरी गिनती गिननी है। अगर गिनती के दौरान एक लफ्ज़ भी भूल गए तो वापस पहले पहाड़ पर पहुंच जाओगे और तुम्हें दोबारा खाई अबूर करनी होगी। चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम दुआ करना कि मैं गिनती ना भूलूं, क्योंकि मुझे भूलने की आदत है, शेख चिली ने कहा। शेख चिली आका, तुम अपना ध्यान गिनती की तरफ ही रखना तो तुम भूलोगे नहीं, चिराग के जिन ने जवाब देते हुए कहा। तो शेख चिल्ली ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो उठकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ ऊंचाई की तरफ बढ़ गया। साथ ही साथ वो गिनती भी गिन रहा था। आधी ऊंचाई उबूर करने के बाद शेख चिल्ली भूल गया कि उसने कितनी गिनती गिनी है। वो रुका और परेशानी से सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? पता नहीं मैंने 60 तक गिनती गिनी है या 61 तक। शेख चिल्ली ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ तक गिनती गिनी है। वक्त गुजरता जा रहा था और शेख चिल्ली उलझन में डूबा हुआ था। शायद मैंने 61 तक गिनती मुकम्मल की है, जो होगा देखा जाएगा, शेख चिल्ली ने फैसलाकुन लहजे में कहा। और फिर उसने 62 कहा और गिनती गिनता हुआ दोबारा आगे बढ़ने लगा। तो उसकी खुशी की इंतहा न रही कि वो ठीक गिनती गिन रहा है, क्योंकि अगर उसने गलत गिनती की होती तो तिलिस्म उसे उठाकर बाहर फेंक देता। तिलिस्म के ना फेंकने से शेख चिल्ली समझ गया कि वो ठीक गिनती गिन रहा है। फिर जैसे ही शेख चिल्ली गार के करीब पहुंचा तो उसने 100 तक गिनती मुकम्मल कर ली। शेख चिल्ली आका, जल्दी से गार में घुस जाओ, जल्दी करो। उसी लम्हे शेख चिल्ली को चिराग की जिन की आवाज़ सुनाई दी तो वह बौखलाकर गार में घुस गया। गार में घुप अंधेरा था, इसलिए शेख चिल्ली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आह! शेख चिल्ली ने दूसरा तिलिस्म सर कर लिया। इस तिलिस्म को सर करने का यही तरीका था कि जर्द उकाब की टांगें पकड़कर दूसरे पहाड़ पर पहुंचकर 100 तक गिनती गिनते हुए गार में घुसा जाए। और शेख चिल्ली ने ऐसा ही किया। उसी लम्हे शेख चिल्ली को एक आवाज़ सुनाई दी, मगर उसे बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे झटका लगा और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती चली गई। बेख्तियार शेख चिल्ली के हलक से चीख निकल गई और वह खला में गिरते हुए अपने हाथ पैर मारने लगा।